हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्लास 11th का टॉपिक है बेसिकली ये, है ना। इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, चाहे नीट के लिए, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए, है ना। अगर मैं कहूँ उसका डायरेक्ट वेटेज थोड़ा सा कम होता है क्या? हाँ, थोड़ा सा डायरेक्ट वेटेज इसका कम है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट वेटेज की बात करें, इनडायरेक्ट एस्पेक्ट की बात करें इस चैप्टर की, तो वो बहुत ज़्यादा है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम एक बेसिक सा बेस चैप्टर, मतलब बॉटम वाला बेस बोलते हैं ना, किसी चीज़ का बेस है ये, उस टाइप का। क्योंकि पीएच पीओएच ये चीज़ें आपने सुनी होंगी कभी ना कभी ज़िंदगी में, है ना। तो ये चीज़ें कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, ये सब चीज़ें इसी चैप्टर पर डिस्कशन करते हैं अपन लोग, ठीक है। क्लास 12th में भी जब आप जाते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, है ना, या फिर आपका लिक्विड सोल्यूशन हो गया, कहीं ना कहीं पीएच के बारे में चर्चा हो जाती है ना। एक आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गया, इस टाइप की चीज़ें चर्चा कर जाती है, एसिड बेस, इस टाइप की चीज़ें चर्चा में आ जाती हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन जिस चैप्टर में किया जाता है उसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अपन एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, उसको स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो हेडिंग डालेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, अपन सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से, चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है अपना, तो बहुत ज़्यादा कैसे हम चीज़ों को, है ना, बोलेंगे, बहुत बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे तो एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए सूटेबल है जो मेंस के लिए और एडवांस के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हो, सबके लिए सूटेबल है, ठीक है। अपन एडवांस लेवल पर डिस्कशन करेंगे। जहाँ मुझे लगेगा कि कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट नहीं है मेंस के लिए या नीट के लिए, तो मैं बोल दूंगा ये दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर नीट और मेंस, ठीक है। जाएंगे अपन एडवांस लेवल पे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले चूंकि फर्स्ट लेक्चर है तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सब्सटेंस के बारे में, सब्सटेंस क्या होते हैं। तो अपने चीज़ों को सब्सटेंस मतलब कोई भी कंपाउंड है, सब्सटेंस है ना, उसको अपने क्या किया, वो दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले क्या बोलते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा जो कैटेगरी है उसको अपन बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा कौन सा है कैटेगरी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन होती है वो सब्सटेंस जो पानी में डालने में पूरी तरह आयनाइज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं सब्सटेंस विच आयोनाइजेस इन वाटर, या है ना, किसी भी सॉल्वेंट पर अपने जब डाला, इन जनरल वाटर है वो, तो वो क्या करेगा, आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज मतलब आयंस को प्रोड्यूस कर देगा। जैसे मान लो सपोज करो HCl था, अब HCl को जैसे अपने पानी में डाला तो H+ आयन साथ में Cl- में टूट गया, तो वो आयनाइज कर गया, क्या करके आयनाइज कर गया, ठीक है। आपने मान लो सपोज करो पानी में NaOH को डाला तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा, आयनाइज कर जाएगा, तो Na+ साथ में OH- में टूट गया ये, ठीक है। आपने अगर मान लो सपोज करो NaCl को पानी में डाला तो टूट जाएगा, कैसे टूट जाएगा, Na+ साथ में Cl- में। तो जो वो सब्सटेंस है ना जो आयनाइज हो जाए, जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो भाई, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और उसी तरीके से वो सब्सटेंस भी होते हैं जो पूरी तरह से ये यूँ कहें जो टूटते ही नहीं पानी को डालने पर, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो मैंने बोला ग्लूकोज है या यूरिया है, जैसे ग्लूकोज ले लेते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन इसकी ये है कि, है ना, सब्सटेंस विच, है ना, डू नॉट आयनाइज 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 इन वाटर, या वाटर है वैसे तो मिलनी यहाँ पे सॉल्वेंट, है ना। तो जैसे मान लो सपोज करो हमने ग्लूकोज लिया। अब ग्लूकोज जैसे एग्जांपल के तौर पर C6H12O6 इसका हम जानते हैं फॉर्मूला होता है। तो पानी में डालोगे तो कभी आपने सुना क्या, कभी टूट जाता है ये C+4 में, हाइड्रोजन -2 की स्टेट में, या +2 की स्टेट में, या +1, चल हाइड्रोजन +1 होता है, वैसे ऑक्सीजन हो गया -2 की स्टेट में, कभी ऐसे जिंदगी में सुना क्या आपने, नहीं होता। एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है ना, एक बड़ा जो मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, ना कि केमिकल ब्रेकडाउन। इस तरीके से आयनाइजेशन कभी नहीं होता उस चीज़ का। तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने पर कभी भी आयनाइज ना करेंगे, है ना, जो ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने पर कभी भी आयनाइज ना करें, उनको अपन क्या बोलते हैं, बोलो भाई इलेक्ट्रोलाइट। उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, बोलो भाई इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखो जो सब्सटेंस पानी में डालने पर टूट जाए, यानी हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को भी दो हिस्सों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें बेसिकली एग्जाम्पल की बात करें नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, तो पहले तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सुनो, इसके जो एग्जाम्पल्स उसमें मेनली आ जाते हैं अपने पास मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और बड़े फेमस जो हम लोग बोल रहे हैं वो एक तो ग्लूकोज हो गया, देखेंगे ज़्यादातर सवालों में नॉन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर आप ग्लूकोज को ही लिखा हुआ पाएंगे। और दूसरा जो यहाँ पे एक और फेमस एग्जांपल है वो है यूरिया। एक्सेक्टर एग्जांपल हो सकते हैं, सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इवन बायोमोलिक्यूल जितने भी हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे, बल्कि कार्बोहाइड्रेट तो इवन सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सवालों में ये दोनों चीज़ें आप पाएंगे, लिखी मिलेगी आपको, है ना। जो यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास, यूरिया मैं इधर लिख देता हूँ, वैसे तो आप सभी सब समझते होंगे यूरिया क्या होता है। तो यूरिया मतलब होता है अपने पास ये C+O बीच में यहाँ लगा हुआ, और यहाँ पे लगा हुआ है NH2 ग्रुप, और यहाँ पे भी लगा हुआ है NH2 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड यूरिया। इसका जनरल फॉर्मूला हम चाहे तो बना सकते हैं CO, और यहाँ लगा देते हैं NH2 होल ट्वाइस, ठीक है। तो दिस इज द यूरिया, है ना। अब अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट को भी हम क्या करते हैं, दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं।
एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयनाइज हो जाए, जो पानी पर डालने पे क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए। लेकिन अब ये बात आती है ना, कितना आयनाइज हो रहा है, 100% आयनाइजेशन हो रहा है कि लेस देन 100% आयनाइज हो रहा है, पूरा पूरा टूट रहा है या कम टूट रहा है, पूरा पार्शली टूट रहा है, मतलब है ना। तो उस हिसाब से अपने इलेक्ट्रोलाइट को भी दोस्तों में क्लासीफाई किया हुआ है। पहला कहलाते हैं, उस पर अपन उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहला जो कैटेगरी वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बाद दूसरी जो कैटेगरी वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम नाम से समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ना, जो पूरी तरह 100% टूट जाए, विच आयोनाइजेस कंप्लीटली। और यहाँ क्या लिखेंगे, विच आयोनाइजेस इनकम्प्लीटली, या पार्शियल आयोनाइजेशन लिख सकते हैं, पार्शियली, विच आयोनाइजेस पार्शियली, जो पूरी तरह ना टूटे, है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ले लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से आते हैं। तो एग्जांपल्स के तौर पर अपन यहाँ ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, दूसरे एग्जांपल से यहाँ जाते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के, और तीसरी कैटेगरी यहाँ पे जो बन जाती है वो सॉल्ट की। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट में भी सॉल्युबल सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं ना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स में किसकी बात करें अपन लोग, तो आपको जो मैं एसिड लिख रहा हूँ ना, केवल उनको ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी एसिड्स होंगे सारे के सारे अपन क्या मान के चलेंगे, वीक है। तो HCl हो गया, दूसरा यहाँ पे H2SO4 हो गया, तीसरा यहाँ पे HNO3 हो गया, है ना, फिर यहाँ पे HClO4 हो गया, HClO3 हो गया, ठीक है, HClO3 हो गया। इवन यहाँ पे अपन बोल सकते हैं HI आ गए या फिर HBr आ गया, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, तो इसके एग्जांपल्स में हमें ध्यान रखना है, वीक एसिड्स होते हैं और वीक बेसिस होते हैं। अब सवाल उठता है कि वीक एसिड कौन है और वीक बेस कौन है। तो वीक एसिड मतलब हर वो एसिड जो इनके अलावा होंगे वो सारे के सारे वीक एसिड होंगे। तो बोलो, जैसे मैंने बोला HCOH, या चलो CH3COH हो गया, CH3COH मतलब एसिटिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड हो गया HCOH, है ना, या फिर HCN हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। आपके मन में जो आ जाए आप सब बोल दो, बस वो इस वाली लिस्ट में ना दिखे, इस लिस्ट में ना दिखे बस, ठीक है। आप फॉस्फोरिक एसिड ले लो, H3PO4 ले लो, है ना, आप H3PO3 ले लो, आप H3PO2 ले लो, आप ऑक्जेलिक एसिड यानी H2C2O4 ले लो, आप यहाँ पे कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 ले लो, आप यहाँ पे H2S ले लो। आप दुनिया भर के एसिड लगा दो जो इस लिस्ट में नहीं होंगे, दैट इज वीक एसिड्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रॉन्ग बेसिस की। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी पहले ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, उनको लिखते हैं अपन लोग। जैसे ये हो गए, है ना, नीचे वाले को छोड़ सकते हो चूंकि रेडियो एक्टिव होता है, फ्रेंजियम वगैरह, तो इसमें हाइड्रोक्साइड्स बना दो इनके। तो पहले ग्रुप के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो सॉल्ट में नीचे लिखता हूँ, और साथ में दूसरे ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स मतलब ये वाले ले लो, ठीक है। ये आर को भी छोड़ सकते हो, नीचे वाले हैं हाइड्रोक्टिव होते हैं। ये हो गया, इसके दो डाइहाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं अपन लोग, तो ये दो लोग जोड़ दिए, इसमें अपन ने क्या करे, OH दो जोड़ दिए, और इसमें भी दो OH जोड़ दिए। अब ऊपर के दोनों को छोड़ देना, ठीक है। तो ये जो बनेंगे ये वाले और ये वाले, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, बोलो भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि वीक बेसिस क्या होते हैं। तो वीक बेस मतलब हर वो बेस जो इस कैटेगरी में नहीं है उसको हम वीक बेस बोलेंगे। जैसे मान लो सपोज करो NH4OH हो गया, है ना, तो क्या इस लिस्ट में दिख रहा नहीं है। आप FeOH ले लो, होल ट्वाइस ले लो, चाहे FeOH होल थ्राइस ले लो, आप चाहो तो AlOH होल थ्राइस ले लो, आप ZnOH होल ट्वाइस ले लो, आपके मन में जो आया आप सब लेते जाओ, है ना। जो इस लिस्ट में नहीं दिखेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, वीक बेसिस, ठीक है। और तीसरी इसमें जो कैटेगरी है वो है सॉल्ट। अब पहले तो सॉल्ट क्या होता है उसको हम डिटेल में डिस्कशन करने ही वाले, मतलब एक टॉपिक है पूरा सॉल्ट, उसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और सब चीज़ें आती हैं, पर ठीक है हम थोड़ा सा बेसिक तो जानते हैं। जब भी एसिड और बेस क्या करता है ये तो पहले भी जानते हैं अपन लोग, है ना, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उसे ध्यान रखना, सॉल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है, पानी बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने HCl लिया और इसकी रिएक्शन मैंने मान लो सपोज करो NaOH के साथ कराई, किसके साथ कराई, NaOH के साथ कराई, तो आपको पता है क्या होगा, ये NaCl बना लेगा, क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, साथ में क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। तो ये जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बना है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये होगा कि जैसे आप NaCl को क्या करोगे, पानी में डालोगे तो दैट विल 100% आयनाइज इनटू Na+ एंड Cl- आयन, ठीक है। वैसे ही कंपाउंड होता है Na2SO4, एक एग्जांपल और हो गया Na2SO4, ये NaOH और साथ में H2SO4 की रिएक्शन होगी तो बना हुआ होगा। अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे इसको पानी में डालोगे तो टूट जाएगा, 2Na+ साथ में SO4 - 2, है ना। दुनिया भर के जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो सब हम किस कैटेगरी में जनरल पुट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक टर्म होता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपने पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं चलो लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
या आयोनाइजेशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग। तो बेसिकली ये 11th में ही अपन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना, वो टॉपिक है। तो मान लो सपोज करो 10% का आयनेशन होता है, तो अपन अल्फा को 0.1 डिफाइन करते हैं, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू है। अगर मैं कहता हूँ कि 90% आयनेशन होता है किसी कंपाउंड का, तो अल्फा को अपन डिफाइन करते हैं 0.9, फ्रैक्शनल वैल्यू। जैसे मान लो किसी के 100 में से 70 मार्क्स है तो उसको फ्रैक्शनली अपन 0.7 बोल सकते हैं ना, वैसे ही अगर मान लो कोई कंपाउंड मान लो सपोज करो 70% टूट गया, तो अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे अपन लोग 0.7, ठीक है। अगर मान लो टूटा ही नहीं 0% है, तो अपन अल्फा कितना डिफाइन करेंगे 0 ही। और डेफिनेटली अगर 100% टूटेगा तो फिर अपन अल्फा मैक्सिमम वैल्यू 1 पे बोल सकते हैं। मतलब परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 0 से लेकर 1 के स्केल में रिप्रेजेंट करना, और फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 0 से लेकर के 1 के स्केल में रिप्रेजेंट करना। तो ये अल्फा बेसिकली एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। अल्फा बेसिकली क्या होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरे टूट जाते हैं, तो अल्फा 1 कहलाता है इसके लिए, ठीक है। और उसी तरीके से मैंने बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी जो टूटता ही नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूँ, और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो टूट जाते हैं अधूरे से। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो टूटता ही नहीं है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 0, क्योंकि टूट ही नहीं रहा है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट टूट तो रहा है, लेकिन 100% से कम टूट रहा है, तो इसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी आएगी, लेकिन 0 से तो बड़ी आएगी, क्योंकि टूटता होता तो है एटलीस्ट। क्या आप मेरी बात समझ गए क्या? तो ये सारा हिसाब किताब था सॉल्ट का, ना सॉरी सब्सटेंसेस का किस तरीके से हमने डिफाइन किया है, ठीक है। अब अपन डिस्कशन करेंगे एसिड एंड बेसिस के बारे में, है ना, एसिड एंड बेसिस के बारे में, एसिड एंड बेस के बारे में। तो देखो एसिड एंड बेस जो होते हैं वो बेसिकली 11th के पहले भी बच्चे लोग पढ़ चुके होते हैं ना। जैसे मैंने एक बेसिक चीज़ आपको पता होती है, जो एसिड होता है वो एसिड क्या करता है पता है आपको, वो एक पेपर होता है उसको बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर, उस ब्लू को टर्न कर लेता है रेड में। और इसी तरीके से जो बेस होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को किस में टर्न कर देता है, ब्लू में टर्न कर देता है, ठीक है। उसी तरीके से जो ये सौर होता है, ये कैसा होता है, सौर होता है। सौर माने खट्टा सा होता है, ठीक है, जैसे कि नींबू होता है या इमली होती है या दही होता है ना, उस तरीके का होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो ये बेस होता है आपका, ये बिटर होता है टेस्ट में। कैसा होता है, बिटर होता है टेस्ट में, बिटर होता है टेस्ट में। बिटर मतलब कड़वा सा है, कड़वा मतलब जैसे नीम हो गई या करेला हो गया, वैसा है ये, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये तो चलो उनकी एक बेसिक सी प्रॉपर्टी पहचान हो गई कि ठीक है एसिड क्या है, बेस क्या है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों को पहले के ज़माने में कुछ ना कुछ ऐसी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी चाहिए थी ना, अपने पास एक टेक्निकल डेफिनेशन भी चाहिए थी, जो है ना। ये तो ऑपरेशनल डेफिनेशन हो गई कि ब्लू को रेड में कर दे, रेड को ब्लू में कर दे, है ना, या सौर या बिटर, ऐसा थोड़ी होगा, चक्के थोड़ी बताएंगे एसिड है कि बेस है। तो हम लोगों ने क्या करा, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कंसेप्चुअल डेफिनेशन भी दी। तो अलग अलग साइंटिस्ट लोग अलग अलग तरीके से उन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन करा, ठीक है। देखो अपने पास सपोज करो 1000 कंपाउंड्स है। अब 1000 कंपाउंड्स में से मान लो सपोज करो 500 एसिड्स और 500 बेस है। तो जो एसिड होंगे वो ये वाला काम करेंगे ना, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे होंगे, जो बेस होंगे वो क्या करेंगे, रेड को ब्लू में कर देंगे। ये एसिड का टेस्ट सौर होगा और बेस का बिटर होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना था, जो प्रॉपर एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन देना थी साइंटिस्ट लोगों ने को, तो उन्होंने क्या करा, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी। और हर एक, जैसे मान लो एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो थे अरेनियस। तो अरेनियस ने एसिड और बेस को किस तरीके से डिफाइन करा, जैसे एसिड, अरेनियस ने बोला एसिड वो है जो H+ दे देगा पानी में, और बेस वो है जो OH दे देगा पानी में। पर कई कंपाउंड ऐसे इनके पास H+ है ही नहीं, और कई कंपाउंड ऐसे इनके पास OH है ही नहीं। तो फिर उस टाइम पे अपन ऐसा बोलेंगे कि अरेनियस उन एसिड और बेस के बिहेवियर को समझा नहीं पाया। तो फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी आया, फिर उसके बाद लुईस आया, ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से एसिड और बेस को डिफाइन करने की कोशिश करी, और सारे के सारे करेक्ट है। सारे के सारे जो साइंटिस्ट के जो द्वारा दी गई डेफिनेशन है ऑल आर करेक्ट, तो हमें सब पढ़ना है। तो मेनली हमें 3 डेफिनेशन पढ़ना होती है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर डिफरेंट एसिड बेस थ्योरी, हेडिंग डिफरेंट एसिड बेस थ्योरी, डिफरेंट एसिड बेस थ्योरीज, है ना, डिफरेंट एसिड बेस थ्योरीज, ठीक है। सबसे पहले जो डिफरेंट एसिड बेस थ्योरी में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वो है अरेनियस एसिड बेस थ्योरी। सबसे पहले जो थ्योरी है वो कौन सी है, अरेनियस एसिड बेस थ्योरी, अरेनियस एसिड बेस थ्योरी। अरेनियस ने दी गई है, अरेनियस के द्वारा दी गई एक थ्योरी है ना, वो क्या है वो देखेंगे। तो सुने, अकॉर्डिंग टू अरेनियस अपन ने एसिड को कैसे डिफाइन करा, अरेनियस ने कैसे डिफाइन करा है, तो सब्सटेंस ऐसे लिखेंगे, सब्सटेंस विच गिव्स, है ना, क्या दे दे, फ्री H+ आयन इन वाटर, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो मैंने बोला HCl है, जैसे इसको पानी पर डालोगे आप लोग तो दैट विल फर्निश H+ आयन एंड साथ में Cl- आयन। अरे वो छोड़ दो, अरे H+ देखो, H+ अगर आ गया ना तो द कंपाउंड इज कॉल्ड एसिड, द कंपाउंड इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू दी अरेनियस, ठीक है। अगर आप पानी में H2SO4 को डाल दो तो दैट विल गिव 2H+ आयन, साथ में SO4 - 2 आयन। ये देखो H+ आया, तो हर वो सब्सटेंस जो पानी में डालने पर H+ को रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड एज द
एसिड, ठीक है, अगर आप ClO4 को पानी में डाल दो तो टूटेगा। कैसे टूटेगा? H प्लस में साथ में दे देगा ClO4 नेगेटिव आयन, ठीक है। अगर आप HNO3 को पानी में डाल दो तो ये टूटेगा। कैसे टूटेगा? H प्लस आयन साथ में NO3 नेगेटिव आयन में, ठीक है। अच्छा, अगर आप एसिडिक एसिड को पानी में डालो तो क्या होगा? ये भी टूट जाएगा। लेकिन ये पता है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये पूरी तरह नहीं टूटता। और जब पूरी तरह कोई कंपाउंड ना टूटे तो उसको अपन ऐसे रिवर्सिबल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो CH3CO माइनस और साथ में कैसे टूटेगा? ये H प्लस आयन में टूटेगा। अरे छोड़ो वो काम की बात, तो ये केवल H प्लस आया। अब चूंकि H प्लस आया तो कंपाउंड इसको एसिड, खत्म कहानी। क्लियर है क्या? उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि बेस क्या होता है अकॉर्डिंग टू द अरेनियस, तो बेस यानी सब्सटेंस विच, क्या बोलेंगे? विच गिव्स, जो क्या करे? विच गिव्स OH माइनस आयंस इन वाटर, है ना। जो वो सब्सटेंस जो पानी पर डालने पे क्या करते हैं? आयंस, है ना, OH माइनस आयंस इन वाटर, यानी वो सब्सटेंस जो पानी में डालने पे OH माइनस आयन दे दे, वो कहलाएंगे बेस। जैसे मान लो सपोज करो मैंने बोला NaOH है मेरे पास। अब NaOH को जैसे आप पानी में डालोगे तो दैट विल गिव Na प्लस एंड OH माइनस आयन, तो OH आ गया ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अगर आप सपोज करो CaOH होल ट्वाइस को पानी में डाल दो तो दैट विल गिव Ca+2 साथ में 2OH माइनस, ठीक है। तो चूंकि इसने OH माइनस दिया है तो कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेस। क्लियर है क्या? मेरी बात समझ में आई क्या जो मैंने कहा आपसे, है ना। तो हर वो कंपाउंड जो पानी में डालने पे OH माइनस को दे देगा वो कहलाएगा बेस। जैसे मान लो NH4OH है। अब अगेन ये NH4OH एक वीक बेस होता है, तो ये टूटता है तो ऐसे रिवर्सिबली तोड़ना है, लेकिन कैसा भी तोड़ो NH4 प्लस और साथ में OH माइनस में से OH आ गया ना, तो OH आ गया मतलब वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? बेस। खत्म कहानी। क्लियर है क्या? चलो अब सुनो, ये सारा कार्यक्रम किस में हो रहा है? वाटर में हो रहा है। ये सारा कार्यक्रम काय में हो रहा है? वाटर में हो रहा है। तो वाटर जस्ट प्रोवाइड द मोबिलिटी, वाटर जस्ट प्रोवाइड द मीडियम, है ना, फॉर द कंपाउंड टू ब्रेक। यानी HCl को उसने मीडियम दिया ताकि वो टूट जाए H प्लस Cl माइनस में, H2SO4 को मीडियम दिया ताकि टूट जाए वो H प्लस साथ में SO4 माइनस में, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू अरेनियस वाटर क्या है? तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू अरेनियस वाटर एक इनर्ट सॉल्वेंट है। क्या इनर्ट? इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो जस्ट क्या है? सॉल्वेंट है। वो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है एसिड को और बेस को आप टूटने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग अपन पढ़ते हैं कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे सॉल्ट बनता है। उससे क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ये अपन थोड़ी देर पहले भी देखा था। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अरे क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल अभी हमने लिया थे, एक और वाले लेते हैं। जैसे HCl की रिएक्शन अपन ने किसके साथ कराई? HCl की रिएक्शन अपन ने मान लो सपोज करो NaOH के साथ करें, तो आपको पता है क्या होगा? इससे NaCl बनेगा और साथ में क्या बनेगा? 5H पानी बनेगा। तो NaCl इज अ सॉल्ट, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो आपने एसिड लिया आपने एसिड लिया H2SO4, आपने कौन सा एसिड लिया? H2SO4 लिया, और रिएक्शन लेट से अपन करा देते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको पता है क्या होगा? इसका OH निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा और बाकी का चिपक जाएगा। तो CSO4 और साथ में क्या बन जाएगा? 2H2O। तो इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे? दैट इज द सॉल्ट। खत्म कहानी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं यहाँ पे एक जरूरी बात का। एक शब्द होता है उसको बोलते हैं, सबसे पहले तो अपन डिफाइन करते हैं वीक एसिड्स के लिए। वीक एसिड्स के लिए तो वीक एसिड्स के लिए एक शब्द डिफाइन होता है। वीक एसिड यानी ऐसा कोई एसिड जो टूटता है लेकिन पूरी तरह नहीं टूटता है। H प्लस और साथ में A माइनस, ये पूरी तरह नहीं टूट रहा है। तो इसके लिए अपने एक शब्द डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से। ऐसे लिखते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या वीक एसिड, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे Ka से। अरे ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kc है। ये क्या है? बेसिकली Kc है, कुछ नहीं नया नहीं है ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? बताओ भाई, कैसे लिखेंगे K को? जैसे Kc लिखते थे, यानी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेस्ट टू द पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कितना हो जाएगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इनटू में A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में कितना निकल जाएगा? H का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है ये वाली पार्ट यहाँ पे? अच्छा, डिफाइन होता है काय के लिए? ओनली फॉर वीक एसिड्स के लिए, क्योंकि है ना स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरी तरह टूट जाएगा, तो उसमें ये वाला टर्म तो जो है वो जीरो हो जाएगा, तो फिर इन्फिनिटी आएगी K की वैल्यू ना। तो डिफाइन ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। अब जरा सुनो ध्यान से, अगर मैंने बोला कि कोई एसिड के लिए H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, कोई एसिड ऐसा है जो गंदा है, वीक है, लेकिन फिर भी H प्लस दूसरों के मुकाबले थोड़ा ठीक ठाक क्वांटिटी में देता है, तो ये H प्लस ज़्यादा दे देगा। और H प्लस ज़्यादा देगा तो K की वैल्यू भी क्या आएगी? बताओ, ज़्यादा आएगी। प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये वाली वैल्यू तो ज़्यादा ही होगी। अब आप मुझे बताना ध्यान से, थोड़ा साफ सुथरा कर देता हूँ मैं इसको, दिखने में आपको, लिखने में आपको दिक्कत ना हो। K की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हम लोग, और अगर मान लो सपोज को कोई कंपाउंड H ज़्यादा दे रहा है तो अपन उस कंपाउंड को बोलेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ठीक अच्छी है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी है। तो क्या बोलेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी कितनी है? अच्छी है। एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या अच्छी है? तो हम ऐसे रिलेट कर लेते हैं कि अगर मुझे मान लो सपोज करो K की वैल्यू मान लो दी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो हम चेक कैसे करेंगे बताओ?
है ना। कैसे चेक करेंगे, अगर मान लो 1 सेकंड में थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ साफ सुथरा। हाँ, तो अपन अगर मान लो इन दोनों को चेक करें तो अपन ऐसा बोल सकते हैं किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैं चेक करना है तो हम उसकी केवल के वैल्यू चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे, के वैल्यू चेक कर लेंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? या रुक जाओ, मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ, आपको थोड़ा ईजी तरीके से बताता हूँ। मान लो अगर कोई H+ अच्छा दे रहा है तो उस कंपाउंड को अपन बोलेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी है। क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या उस कंपाउंड की अच्छी है। और अगर उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो उसका, है ना, अच्छा H ज़्यादा तो के भी ज़्यादा होगा, तो के वैल्यू क्या है कि ज़्यादा आएगी। तो ऐसा करके बोल लो चलो कि कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ और के वैल्यू आपस में प्रोपोर्शनल है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि कंपाउंड की अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो मैं केवल क्या कर लूँगा, उसका के वैल्यू चेक कर लूँगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने 2-3 एसिड ले लिए, जैसे एक एसिड है HX, एक एसिड है HY और एक एसिड है HZ। मैंने के दे रखा है इनका, तो के दे रखा है एक कंपाउंड का 10⁻⁻1 या चलो -2, एक का दे रखा 10⁻⁻5 और एक का दे रखा 10⁻⁻7। और आपसे पूछा है कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पर जो है इन एसिड्स को अरेंज करना है, तो आपको पता है ये वाली सबसे ज़्यादा इसके लिए। तो आप बोलोगे HX जो है वो कंपेरेटिवली ठीक ठाक एसिड है HY के रिस्पेक्ट में, और HY कंपेरेटिवली ठीक ठाक एसिड है HZ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसे करके अपन कंपेरिजन करते हैं। क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आई क्या? और इन द सेम वे हम फॉर बेसिस के लिए, फॉर वीक बेसिस के लिए, फॉर वीक बेसिस के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं, है ना, अगेन आयनेशन कांस्टेंट। ठीक है, जैसे मान लो कोई वीक बेस अपने पास, लेट से मैं ले लेता हूँ वीक बेस के तौर पे ले लेता हूँ BOH है। टूटेगा तो कैसे टूटेगा, B प्लस में और साथ में कैसे टूटेगा, BOH, ऐसे OH माइनस में टूटेगा। तो इसके लिए अपन डिफाइन करते हैं आयनेशन कांस्टेंट। क्या डिफाइन करते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयनेशन कांस्टेंट इसको अपन लिखते हैं KB से, ऐसे लिखते हैं आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, जिसको अपन लिखते हैं KB से। अरे ये कुछ नहीं है, ये तो KC है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो लिखना कैसे है, ये भाई ये, यानी कैसे लिखोगे, बोलो भाई, B का कॉन्सेंट्रेशन इंटू में OH का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में कितना निकल जाएगा, BOH का कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है क्या? अब सुनो ध्यान से, अगर मैंने बोला कि कोई बेस ऐसा है जो OH ठीक ठाक दे रहा है, अच्छी क्वांटिटी में दे रहा है, ऐसा मान लो, तो वो उसको बोलेंगे वो बेस अच्छा है, ठीक ठाक है। तो उसकी बेसिक कैरेक्टर अपन बोलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ अपन क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, स्ट्रेंथ अच्छी है या ठीक ठाक है। थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ यार, अब देख लेना आप लोग अच्छे से, है ना। अच्छा, के बी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा आएगी उसके लिए, क्योंकि अगर मान लो बी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, OH के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो फिर के बी की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। तो अपन इन दोनों को रिलेट कर लेते हैं आपस में कि अगर मान लो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, केवल के बी वैल्यू चेक कर लेंगे। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स के बी वैल्यू। यानी अगर मैंने बोला 2-3 बेसिस दे दिए, मान लो लेट से मैं देता हूँ 2-3 बेसिस, जैसे एक है XOH है, एक मेरे पास XOY है, और एक बेस मेरे पास है, मान लो ओके सॉरी क्या लिख दिया मैंने, YOH है मेरे पास, और एक है मेरे पास ZOH। ये 3 बेसिस मेरे पास है, और मैंने उनकी के बी की वैल्यू दे रखी है। एक के लिए दे रखी 10⁻⁻5, एक के लिए दे रखी 10⁻⁻6, एक के लिए दे रखी 10⁻⁻7। और आपसे पूछा जाए कि बताओ इन तीनों बेसिस में सबसे ठीक ठाक बेस कौन सा है, बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है, तो आप केवल के चेक कर लेना। तो के इसका ठीक ठाक है, तो आप बोलोगे कंपेरेटिवली ठीक ठाक बेस है YOH के रिस्पेक्ट में, और YOH ठीक ठाक बेस है ZOH के रिस्पेक्ट में, है तीनों ही वीक, है ना। चलो, अब इसके बाद आती है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की एसिड बेस थ्योरी। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड बेस थ्योरी की पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो 2-3 बातें हैं। तो उसको पढ़ने के लिए अपन उस चीज़ को, मतलब क्या है भाई, उसको बोलते हैं लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स। तो लिखेंगे लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी तो क्या थी, तो पहला लिमिटेशन इसमें यह है कि, है ना, सबसे पहले तो देखो, वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वर्क ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ पानी चाहिए। अगर आप चेक करो तो एसिड और बेस की डेफिनेशन ही कैसे दी थी, देखो, एसिड मतलब वो जो H+ देते पानी में, बेस मतलब वो जो OH देते पानी में, तो पानी तो चाहिए। ठीक है, अगर पानी नहीं होगा तो थ्योरी नहीं करेगी काम। ठीक है, दूसरी जो इसमें लिमिटेशन है वो है कि कुछ कंपाउंड एसिड होते हैं, है ना, जैसे मान लो CO2 हो गया, ये एसिडिक है, SO2 हो गया एसिडिक है ना, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आपने पढ़ी है ना, एसिडिक होती है नेचर में, BF3 एसिडिक है ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड तो वो तो जो H+ देते हैं, है ही नहीं इनके पास, कैसे देते। ठीक है, उसी तरीके से कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, ठीक है, उसी तरीके से CaO हो गया, उसी तरीके से Na2 हो गया, है ना। ये तो खैर वो हो गई, आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये दोनों जो है मेटलिक ऑक्साइड से लास्ट की दो ये वाली। तो आप बोलोगे मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर,
वो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ ये एसिडिक था और ये बेसिक था, अकॉर्डिंग टू अरीनियस के अनुसार बेस वो होता है जो OH देता है। इनके पास है ही नहीं नीचे वालों के पास OH देने के लिए, तो कैसे देंगे OH को? तो इनके नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था कि एसिड क्यों है, ये बेस क्यों है। तो अनेबल टू एक्सप्लेन इट्स नेचर, है ना, अनेबल टू एक्सप्लेन इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना, कि वाई दिस इज एसिड एंड वाई दिस इज बेस, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन होगी। तो ऐसे करके क्या होता है, कुछ लिमिटेशंस हैं अरेनियस थ्योरी की, तो उसी लिमिटेशंस को दूर करते हुए, उन्हीं लिमिटेशंस का आंसर देते हुए एक और थ्योरी आई थी, इसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टाइड-लाउरी थ्योरी। और फिर ब्रॉन्स्टाइड-लाउरी की भी कई सारे प्रॉब्लम थी, तो फिर उसका सोल्यूशन देते हुए आई थी अरेनियस की लुईस एसिड बेस थ्योरी, है ना। तो ऐसे करके अपन 2-3 थ्योरीज पढ़ेंगे, 3 थ्योरीज पढ़ेंगे टोटल। अभी अपन ने अरेनियस देखी, बाकी की ब्रॉन्स्टाइड-लाउरी और लुईस एसिड बेस थ्योरी अगली क्लास में देखते हैं ना।